जय हिंद साथियों, मैं अमर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी ग्रंथ में। मैं बिल्कुल ठीक हूं दोस्तों और उम्मीद करता हूं कि आप सभी भी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे खिलजी वंश को। इससे पहले दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश को हमने खत्म किया था, देखा था कि कैसे गुलाम वंश के कैसे शासक रहे, किसने क्या काम किया, किसकी मृत्यु कैसे, सब कुछ हमने पूरे कहानी के माध्यम से देखा। इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, वाकई में पूरे दावे के साथ कह सकता हूं इतना मजा आ जाएगा, आपको चाह कर भी नहीं भूल पाएंगे। बहुत ही बेहतरीन और बेहतरीन तरीके से देखेंगे और बहुत बेहतरीन टॉपिक भी है खिलजी वंश। आखिर खिलजी वंश की स्थापना किसने किया था? तो मैंने बलबन को जब पढ़ाया था वहां पर बता दिया था। संरक्षक रहता है कैकवाद और कैमर्स की हत्या करके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी, इसका पूरा नाम था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की नींव डाली। अब ये क्या करता है, जब खिलजी वंश की नींव डाल देता है तो ये डायरेक्ट दिल्ली पर शासन करने नहीं आता है। उससे पहले ये किलो खरी या कहें कि किलो गड़ी मिलता है, नाम कंफ्यूज ना होइएगा। किलो खरी किलो गड़ी में रहकर अपना शासन चलाता है। किलोखरी किलोगढ़ी में रहता है। यह जनता के आग्रह पर दिल्ली आता है क्योंकि उस समय दिल्ली का सिंहासन खाली रहता है, राजा विहीन थी और उस समय जनता को डर था किसका? मंगोलों के अटैक का। जब मंगोलों के अटैक का डर था तो जनता आग्रह करती है कि जलालुद्दीन, हे जलालुद्दीन फिरोज का खिलजी, आप आइए और सिंहासन संभालिए और हम लोग के मंगोलों से रक्षा करिए। और इस तरीके से जलालुद्दीन फिरोज खिलजी क्या करता है, 70 वर्ष के अवस्था में शासन प्रारंभ करता है। मतलब दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश की नींव डाल के 70 वर्ष की अवस्था में शासन चलाना प्रारंभ करता है। कौन? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ये एक दिल्ली सल्तनत का एक उदार चरित्र का राजा था और उदार चरित्र का राजा रहता है और हमेशा यही कहता है कि मैं एक वृद्ध मुसलमान हूं, मैं मुसलमानों का खून बहाना नहीं चाहता या लोगों का खून बहाना नहीं चाहता। और होता क्या है, खिलजी वंश का अगर टाइम पीरियड पूरा देखा जाए तो 1290 से लेके 1320 तक खिलजी वंश का टाइम पीरियड था। उसमें जो पहला राजा हुआ जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इसका टाइम पीरियड था 1290 से लेके 1296 तक। ये उदार चरित्र का रहता है, कहता है मैं वृद्ध मुसलमान हूं और मैं खून बहाना नहीं चाहता। और जैसे ही 1290 में यह शासक बनता है, विद्रोह कर देगा। कड़ा का सूबेदार रहता है, कड़ा मानिकपुर का सूबेदार रहता है कौन? मलिक छज्जू। मलिक छज्जू विद्रोह कर देता है और कहता है कि हम इस बुढ़वा को नहीं मानते हैं कि ये राजा है और मैं तो घोषित करता हूं कि मैं स्वयं राजा हूं। दिमाग में प्रश्न ये उठ रहा होगा कि आखिर मलिक छजुआ कौन था? तो मलिक छजुआ बबुआ कौन था? ये बलबन का भतीजा था। यह बलबन का भतीजा रहता है, कड़ा का सूबेदार था और यह कहता है कि मैं जलालुद्दीन खिलजी को अपना राजा नहीं मानता और दिल्ली सल्तनत का अगला शासक मैं हूं। इसके विद्रोह को कौन दबाता है? इसके विद्रोह को 1290 में आता है कौन? जलालुद्दीन खिलजी दबाने और मलिक छज्जू को हरा देता है। मलिक छज्जू को हरा देता है और कहता है देखो तुम शांत बैठो, अब मैं ही राजा हूं, भले 70 वर्ष की अवस्था का हो चुका हूं लेकिन तुम्हारे बस की बात नहीं है कि मुझे हरा दोगे। अब ये क्या किया, जब मलिक छज्जू कड़ा से हट गया तो कड़ा खाली हो गया। कड़ा को सुरक्षित रखने के लिए जलालुद्दीन खिलजी ने अपने भतीजे को कड़ा का सूबेदार बना दिया और वही किसको? अलाउद्दीन खिलजी, जिसके बचपन का नाम था अली गुरसाब, और यही एक के मतलब अलाउद्दीन खिलजी को कड़ा का सूबेदार नियुक्त कर दिया। 1290 में जैसे ही शासन पे बैठता है किसका? मलिक छज्जू, बलबन का भतीजा रहता है और क्या करता है, ये विद्रोह शुरू करता है। इसको हटा के किसको बैठा दिया? अलाउद्दीन खिलजी को बैठा दिया। अब होता क्या है
कि यहां पे 1290 में ही किसका 1290 में ही अटैक हो जाता है, किसका आक्रमण किसका हो जाता है, मंगोलों का आक्रमण होता है। एक मंगोल था हलाकू का भतीजा आता है अब्दुल्ला और जलालुद्दीन खिलजी से भिड़ जाता है। जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया, अब्दुल्ला को हरा दिया और कहता देखो बेटा ओल्ड इज गोल्ड, तेरे बस की बात नहीं है, अब ये ना समझो बुढ़े में दम है। और इस तरीके से खिलजी ने इसको भी हरा दिया और कहा जा मैं तुझे नहीं मारता हूं और तू कहां चले जा, चल भाग यहां से, और इसको मुल्तान भेज दिया। यह सब इसके साथ आता है और यह सब चंगेज खां का ही वंशज था। मंगोल चंगेज खां से शुरू हुए थे, मैं बताया था इल्तुतमिश का जब वीडियो बनाया था, तो उसी में अलुक खां ये चंगेज खां का ही वंशज था। वो क्या करता है, यही भारत में रुक जाता है और इसी के नेतृत्व में लगभग 4000 मुसलमान से जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इस्लाम धर्म कबूल कराया और यही नवीन मुसलमान कहलाएं। कौन कहलाएं, नवीन मुसलमान। वही मंगोल अलुक खां के नेतृत्व में लगभग 4000 मुसलमान इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेते हैं और यही इतिहास में नवीन मुसलमान के नाम से जाने जाते हैं। इस तरीके से हमने देखा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में अगर देखा जाए, ये क्या करता है, जब राजा बनता है तो साम्राज्य विस्तार के लत लगती है। बुढ़ौती में कहें कि हम साम्राज्य विस्तार करेंगे, खिलजियों का परचम बुलंद हो, और इस तरीके से साम्राज्य विस्तार करते हैं। और साम्राज्य विस्तार के टर्म में यही राजस्थान में कर देते हैं, किस पे, रणथंबोर पर अटैक कर देते हैं। रणथंबोर कहा जाता है कि काफी सुदृढ़ किला था और काफी एक ऐसा किला था जिसको जीतना बड़ा मुश्किल था। 7 पहाड़ियों के बीच घिरा था और काफी मजबूत स्थिति में था। और ऊपर से ऊपर एक सबसे प्रतापी शासक हमीरदेव चौहान उस समय शासक थे। कौन शासक थे, कौन राजा था भैया, हमीरदेव चौहान राजा रहते हैं। किलाबंदी शुरू कर देता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, करता है कि बड़ी सेना लेके जाता है और घेर लेता है रणथंबोर। किले को नहीं घेरा था, वास्तविक रूप से उसने पहाड़ियों को घेरा था। यहां पे हमीरदेव के सैनिक ऊपर ये नीचे बड़े बड़े पत्थर मारना स्टार्ट कर दिए। इस तरीके से जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को यह पता चल गया था, बुढ़ौती में कुछ समय शासन कर लो, नहीं इन्हीं पत्थरों में दब के मर जाओगे। और वो क्या कहता है, बड़ी चालाकी से वही लोमड़ी वाली हालत हो जाती है, अंगूर खट्टे हैं। और उसी तरीके से जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कहता है कि देखो मैं नहीं चाहता हूं कि किले के लिए कि किसी मेरे मुसलमान भाई का खून बहे, इसलिए मैं इसको नहीं जीतूंगा, छोड़ दिया। इस तरीके से रणथंबोर पर अटैक करता है, लेकिन किले को जीत नहीं पाता है। कौन, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसी के समय ये क्या करता है, दक्षिण विजय की सोचता है और पहली बार अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को सेनापति नियुक्त करता है और कहता है जाओ बेटा दक्षिण विजय कर आओ। क्या कर आओ, दक्षिण विजय कर आओ। और यही अलाउद्दीन खिलजी एक विशाल सेना लेकर रामचंद्र देवगिरी को जीतने जाता है। इतिहास में कहीं ऐसा प्रसंग नहीं मिलता है कि क्या पूर्ण रूप से रामचंद्र देव हार गए थे। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि नहीं ये युद्ध अधूरा रहा, कुछ मानते हैं कि बुरे तरीके से परास्त हो गए और रामचंद्र देव पर अटैक करता है। लेकिन इसी दिल्ली सल्तनत में पहली बार दक्षिण पर अटैक होता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय। और यहां से एक चीज तो ये निकल कर आती है, यहां पे स्थितियां मजबूत होंगी किसकी, अलाउद्दीन खिलजी की। और यहां से अकूत संपत्ति की प्राप्ति होती है अलाउद्दीन खिलजी को और अपने विशाल सेना के साथ जाता है और अकूत संपत्ति लूट कर आता है। रास्ते में ये आ रहा है, घोड़े पे बैठ के मंद मंद मुस्कुरा रहा है। एक सैनिक पूछता है कि क्या हुआ मालिक, काहे हंस रहे हो। कहे भले तुम जीत गए लेकिन फिर ले जाके किसको दोगे, इसी बुढ़वे को देगो, क्या मतलब है, तुम वैसे ही नौकर रहोगे एक सूबेदार बनकर और सब कुछ यही ले लेगा।
वहीं पे मामला सेट कर देता है। शैतान के दिमाग में शैतानी बातें आ जाती हैं और इनका मामला सेट करने के लिए सोच लेता है। यह बात जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को पता चलती है कि अरे वाह, मेरा भतीजवा तो खूब सारा पैसा लूट कर आ रहा है। और ये जाते हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अलाउद्दीन खिलजी का स्वागत करने का। आओ चचा जान आइए, मैं आपका स्वागत करना चाहता था। और यही अलाउद्दीन खिलजी अपने चचा जान को छुरा घोंप के चाकू मारकर हत्या कर देता है कड़ा में। कब? 1296 में। इस तरीके से वल्लेन वन सलमान खान कौन बचा? अलाउद्दीन खिलजी बना। अगला राजा कौन बन बैठेगा? अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन इस सलमान खान को अगला राजा बनने से पहले थोड़ी सी मशक्कत झेलनी पड़ती है, क्योंकि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की विधवा जो होती हैं अपने पुत्र कद्र खां को रुकनुद्दीन इब्राहिम खां के नाम से सुल्तान घोषित कर देती हैं। कहां पे? दिल्ली में सुल्तान घोषित कर देती हैं। अभी ये कड़ा में ही था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी जैसे एक मजबूत शासक के सामने आखिर कितने देर तक टिकते और इनको भी मार देता है। अब वल्लीन वन सलमान खान कौन बचा? अलाउद्दीन खिलजी। और इस प्रकार खिलजी वंश का अगला शासक बन बैठेगा कौन? अलाउद्दीन खिलजी। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा और बिल्कुल कहानी के माध्यम से समझ में आएगा। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी एक अच्छा शासक था। 70 वर्ष की अवस्था में बनता है, मंगोलों का अटैक होता है। हलाकू का भतीजा अब्दुल्ला हार जाता है, मुल्तान चला जाता है। बलबन का भतीजवा कौन? बलबन का भतीजा मलिक छज्जू इसके विद्रोह को दबाता है। कड़ा का सूबेदार अलाउद्दीन खिलजी को नियुक्त कर देता है। अलाउद्दीन खिलजी अपने चचा को चाकू मारकर हत्या करके अगला राजा बन बैठेगा कौन? अलाउद्दीन खिलजी। इस प्रकार हमने देखा जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। थोड़ा सा यहाँ पे एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। किसका? अलाउद्दीन खिलजी का थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। अगला जब राजा बन बैठेगा कौन? अलाउद्दीन खिलजी। तो इसमें हम देखेंगे भैया अलाउद्दीन खिलजी, ये टॉपिक बड़ा जबरदस्त है। अलाउद्दीन खिलजी को वाकई आप पढ़ोगे मजा आ जाएगा। इसका टाइम पीरियड रहता है भैया अलाउद्दीन खिलजी का 1296 से लेके 1316 तक। यहां से 1296 से लेके 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड रहता है। और अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है? कड़ा से सीधे आता है दिल्ली और कद्र खां या वही रुकनुद्दीन इब्राहिम खां से कहता है बेटा तेरे बस की बात नहीं है, गेट आउट फ्रॉम हियर और आई एम द किंग ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड इन द खिलजी वंश। अब देखो खिलजी डायनेस्टी बोल देना। अब यहां से देखिएगा, थोड़ी सी इंग्लिश तंग है मेरी, उस पर ध्यान ना दीजिएगा। अब यहां पे अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है? आता है और सबसे पहले लाल महल में जाके राजाभिषेक कराता है और राजा बन जाता है कौन? अलाउद्दीन खिलजी। राजा बनते ही ये क्या करता है? 1299 में कहां पर अटैक करेगा? गुजरात पर अटैक करेगा। किस पे भैया? गुजरात पर अटैक करेगा कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी यहां पे जब अटैक करता है 1299 में गुजरात में, इसकी मदद करता है एक सेनापति रहता है, मंगोल सेनापति रहता है। मंगोल सेनापति थोड़ा सा रोक दीजिए। गुजरात में और गुजरात अभियान में यहाँ पे इसकी मदद करता है कौन? मंगोलों के बारे में अभी बताया था ना कि हलाकू का पोता अब्दुल्ला आया था, भतीजा बता दिया था, याद रखिएगा पोता था हलाकू का। मंगोल उसका सेनापति नियुक्त करता है मोहम्मद शाह मंगोली रहता है भैया। अब ये क्या करता है? मोहम्मद शाह मंगोली रहता है और इधर चिमना बेगम ये क्या करता है? गुजरात अभियान के दौरान, और ये थोड़ा सा
बहुत रंगीन मिजाज का शासक था। कौन? बहुत ही रंगीन मिजाज का शासक रहता है अलाउद्दीन खिलजी, और शासन बनते ही गुजरात पर अभियान करता है, और जहां भी अभियान करेगा आप इसकी रंगीनियत को अभी देखेंगे, अभियान करता है और यहीं पे एक मंगोल अपना सेनापति नियुक्त करता है, मोहम्मद शाह मंगोली, जिसने इसकी बहुत मदद की थी इसमें। वहीं पर गुजरात अभियान के दौरान दिख जाती है अलाउद्दीन खिलजी को एक मराठा औरत जिसका नाम था चिमना बेगम, और इसकी नज़र भी अलाउद्दीन खिलजी की नज़र पड़ती है इसके ऊपर, साथ में इसकी भी नज़र इसके ऊपर पड़ जाती है। अब भैया क्या, फल एक खाने वाले दो, आखिर किसे मिलेगा? और यहां पे क्या होता है, चिमना बेगम ये प्रस्ताव अपना रखता है कि ठीक है चिमना बेगम के सामने, लेकिन ये कहते नहीं मैं जाऊंगी अलाउद्दीन के साथ। क्यों जाऊंगी? क्योंकि भैया खिलजी वंश का राजा है, प्रतापी शासक है, मैं भी एक महारानी की तरह राज करूंगी। लेकिन जब राजमहल में आती है, अलाउद्दीन खिलजी को खुद नहीं पता था उसकी कितनी पत्नियां थी। अलाउद्दीन खिलजी की बहुत सारी पत्नियां थी, और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में एक और चीज कहा जाता है, ये दिखने में बड़ा बदसूरत था अलाउद्दीन खिलजी, और बहुत सारी पत्नियां रहती हैं, जो जिससे भी पूछो चिमना बेगम जिससे, अच्छा तुम कौन हो? तो मैं तो अलाउद्दीन खिलजी की लुगाई हूं। इस तरीके से चिमना बेगम को टेंशन हो जाती है और कहती है कि अरे यार मुझे तो इसी के साथ जाना चाहिए था, मोहम्मद शाह मंगोली के साथ। लेकिन चिमना बेगम पता करती है आखिर ये है कौन, तो पता चलता है भैया ये सेनापति है। इस तरीके से फिर से दिल में प्यार उठ जाएगा चिमना बेगम के, किसके लिए? मोहम्मद शाह मंगोली के लिए। तो आखिर मोहम्मद शाह मंगोली और चिमना बेगम की प्रेम कहानी क्या रंग लाती है, ये सब जानने के लिए और देखने के लिए हमारा अगला एपिसोड का इंतजार करिएगा। बहुत जल्द आपको चिमना बेगम की प्रेम कहानी और मोहम्मद शाह मंगोली के दोनों के मध्य की प्रेम कहानी में बताऊंगा बहुत ही रोचक तरीके से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।